हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में अपन पढ़ रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उनको हमने विस्तार से पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे ए ब्लॉक एलिमेंट्स। ए ब्लॉक तत्व हैं। इनकी दो श्रेणियां हैं, एक तो है लेंथेनाइड श्रेणी और दूसरी होगी एक्टिनाइड श्रेणी। इन दोनों श्रेणियों का हम तत्वों के नाम, तत्वों के प्रतीक, उनके परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं, इसके अंत में अपन करेंगे लेंथेनाइड व एक्टिनाइड तत्वों में समानता और लेंथेनाइड व एक्टिनाइड तत्वों में अंतर। तो देखिए, जो ए ब्लॉक तत्व हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लेकिन इनको ए ब्लॉक तत्व क्यों बोलते हैं? यानी वे तत्व हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, वे तत्व हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है ए ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। यानी ऐसे तत्व जिनमें अंतकोश में जाए, एफ कोश में, उनको हम बोलेंगे ए ब्लॉक तत्व। अब जो ये ए ब्लॉक तत्व हैं, इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो जाता है N-2 एफ उपकोष में, जबकि डी ब्लॉक में जा रहा था N-1 डी में। ठीक है, डी ब्लॉक को हम बोल रहे थे संक्रमण तत्व। ए ब्लॉक को बोला जाता है अंतः संक्रमण तत्व। देखिए, अंतः संक्रमण तत्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो आंतरिक से भी आंतरिक कक्षक में जा रहा है। ठीक है, यानी क्वेश्चन आता है कि ए ब्लॉक तत्व हैं, उनको अंतः संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? तो आंसर क्या होगा? क्योंकि ए ब्लॉक तत्व हैं, उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 एफ उपकोष में प्रवेश करता है। ठीक है, जिसके कारण इन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन जो डी ब्लॉक तत्व हैं उनको केवल क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व, जो आपको मैंने इससे पहले क्लास में बता दिया। अब देखिए, इसमें जो ये ए ब्लॉक तत्व हैं, इनको आवर्त सारणी में कहाँ पे स्थान दिया गया है? तो देखिए, आवर्त सारणी में तीसरे व चौथे वर्ग के मध्य रखे गए। कौन से वर्ग के मध्य हैं? तीसरे व चौथे वर्ग के। तो इस वर्ग के तो मध्य हैं दोनों के। अब देखिए, आवर्त ए ब्लॉक, ये आवर्त होते हैं 6वें से प्रारंभ। ठीक है, और इन तत्वों को आवर्त सारणी में रखा गया है सबसे नीचे, ये ध्यान रखना। देखिए, ए ब्लॉक तत्वों को तीसरे व चौथे वर्ग के मध्य रखा गया है। 6वें आवर्त से प्रारंभ होते हैं, 7वें आवर्त तक ये चलते हैं और इन्हें आवर्त सारणी में सबसे नीचे रखा गया। जैसे हमने डी ब्लॉक तत्व पढ़े थे, उन डी ब्लॉक तत्वों में बताया था कि लेंथेनम 57 के बाद आ रहे थे तत्व, वो ए ब्लॉक ही थे जिनको हम लेंथेनाइड तत्व बोल रहे थे। अब जो ये
तत्व हैं इनको अंतर संक्रमण तत्व मैंने बता दिया। अंतर संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 f उपकोष में प्रवेश करता है। आगे आता है कि इन्हें दुर्लभ कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो ए ब्लॉक तत्वों की श्रेणी इनकी दो श्रेणियां हैं। एक तो है लेंथेनाइड श्रेणी और एक है एक्टिनाइड श्रेणी। ठीक है, कितनी श्रेणियां हैं इनकी? दो। एक तो लेंथेनाइड श्रेणी होगी और दूसरी एक्टिनाइड श्रेणी। अब जो लेंथेनाइड श्रेणी है, इस लेंथेनाइड श्रेणी में हम पढ़ेंगे एक तो इन सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक, प्रतीक, नाम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं। इसके बाद हम पढ़ेंगे लेंथेनाइड संकुचन के बारे में, क्योंकि लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है। एक होता है लेंथेनाइड तत्वों को दुर्लभ मर्दा धातु कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहते हैं? एक जो लेंथेनाइड तत्व हैं, ये किन तत्वों के साथ में कौन सी अभिक्रिया किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं? तो सर्वप्रथम लेते हैं हम लेंथेनाइड श्रेणी। लेंथेनाइड श्रेणी। अब देखिए, लेंथेनाइड श्रेणी कहा जाए तो लेंथेनम 57 के बाद, कल भी की थी ये बात, लेंथेनम 57 के बाद आने वाले 14 तत्व हैं उनको हम कहते हैं लेंथेनाइड तत्व, और इस श्रेणी में आ रहे हैं तो इसको बोल देंगे लेंथेनाइड श्रेणी। तो लेंथेनाइड तत्व कौन से हैं? लेंथेनम 57 के बाद आने वाले 14 तत्वों को लेंथेनाइड तत्व कहते हैं। अब ये कहाँ से प्रारंभ होते हैं? तो लेंथेनाइड तत्व है, पहला तत्व होता है सीरियम 58 से, और लास्ट होता है इसमें लुटेशियम 71 तक। यही किया था इससे पहले ही क्लास में कि इनके बाद में आ रहा था एक हैफनियम जो कि डी ब्लॉक का तत्व है, 72 नंबर थे। तो देखिए, लेंथेनाइड जो तत्व हैं वो सीरियम 58 से लुटेशियम 71 तक उपस्थित हैं। अब जो लेंथेनाइड तत्व हैं उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो लेंथेनाइड तत्वों में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन हैं वो 4f उपकोष के अंदर भरा जाता है। ठीक है, लेंथेनाइड तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में प्रवेश करता है? 4f उपकोष में। आगे देखिए, लेंथेनाइड जो तत्व हैं उनको लेंथेनाइड तत्वों को दुर्लभ मर्दा धातु कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि लेंथेनाइड तत्वों को दुर्लभ मर्दा धातु कहा जाता है, क्यों? इतना लिखे देगा। अब देखिए, इन्हें दुर्लभ मर्दा धातु क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लेंथेनाइड तत्व हैं वो प्राप्त किए गए थे ऑक्साइड के द्वारा। किसके द्वारा प्राप्त किए गए थे? ऑक्साइड के द्वारा। ठीक है, और ऑक्साइड का जो प्राचीन नाम था वो था मर्दा। ऑक्साइड का प्राचीन नाम क्या था? मर्दा। और ये मर्दा में मिलते थे कठिनता से। इसी कारण इनको बोला जाता है दुर्लभ। का मतलब तो हो गया कठिनता से। प्राप्त कहाँ से थे? मर्दा से। और है क्या ये? धातु। ठीक है, तो लेंथेनाइड तत्वों को दुर्लभ मर्दा धातु क्यों कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा कि जो लेंथेनाइड तत्व हैं वो उनके ऑक्साइडों द्वारा प्राप्त किए गए थे,
और ऑक्साइड का प्राचीन नाम मर्दा था। और ये तत्व हैं, ये मर्दा में कठिनता से प्राप्त होते थे। ये तत्व, या फिर बोल सकते हैं कि जो ये ऑक्साइड है, जो ये ऑक्साइड से प्राप्त किया, ये ऑक्साइड मर्दा में बहुत ही कठिनता से मिलता था। इस कारण से इनको बोला जाता है दुर्लभ मर्दा धातु। ये हो गए आपके लिए लैंथेनाइड तत्वों को दुर्लभ मर्दा धातु कहने का तरीका कि इन्हें क्यों बोलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब जो लैंथेनाइड तत्व हैं, इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं, इसके ऊपर भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि लैंथेनाइड तत्व की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो देखिए, जो भी लैंथेनाइड तत्व हैं उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3। लैंथेनाइड तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसको कितना लिखेंगे हम, +3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि लैंथेनाइड तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था बताइए, तो आंसर क्या होगा, +3। अब इसमें एक अपवाद केस है सीरियम, सीरियम, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। सीरियम है, ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बताएंगे कि सीरियम +4 क्यों करता है। क्योंकि सीरियम है, ये अपने जब 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो यह जिनोन का स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। इस कारण से ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। एक तत्व है इसमें यूरोपियम EU और एक है इट्रिबियम YB। ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, ये भी ध्यान रखना। एक तो यूरोपियम और दूसरा है इट्रिबियम YB, ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। अब +2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे। अब ये +2 के अंदर स्थायी कैसे हैं, क्योंकि जब ये यूरोपियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो ये अर्धपूरित विन्यास प्राप्त होता है इसका। ठीक है, कौन सा विन्यास होगा, अर्धपूरित विन्यास। और जो इट्रिबियम है, ये जब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो ये करता है पूर्ण पूरित विन्यास। और डी ब्लॉक में भी अपन ने पढ़े कि अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से अर्धपूरित व पूर्णपूरित विन्यास प्राप्त होता है तो तत्व का स्थायित्व अधिक होता है। ठीक है, तो यूरोपियम व इट्रिबियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यूरोपियम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना स्थायी अर्धपूरित विन्यास प्राप्त करता है, जबकि जो इट्रिबियम है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अस्थायी पूर्णपूरित विन्यास प्राप्त करता है। ठीक है, और जो सीरियम है ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिनोन का स्थायी विन्यास प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये हैं इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं। अब अपन बनाते हैं इनकी आगे टेबल। अब देखिए इस टेबल में तत्व का नाम, प्रतीक, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं। अब देखिए हमने जैसे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रत्येक के लिखे हैं। जैसे प्रतीक से देखिए La लेंथेनम। अब ये लेंथेनम डी ब्लॉक का तत्व है या एफ ब्लॉक का, ये तो डी ब्लॉक का है। इससे बाद वाले हैं, जैसे काउंटिंग करेंगे तो ये होंगे 15, लेकिन लेंथेनाइड तत्व होते कितने, 14। तो ये लेंथेनम है, ये लेंथेनाइड तत्व नहीं, ये तो डी ब्लॉक का तत्व है। इससे बाद वाले जो 14 तत्व हैं ये सभी लेंथेनाइड तत्व हैं। ठीक है,
La इसको बोलेंगे हम लैंथेनम। Ce इसको बोलेंगे सीरियम। Pr प्रेसियोडायमियम। Nd नियोडायमियम। Pm प्रोमीथियम। Sm सेमेरियम। Eu यूरोपियम। Gd गैडोलिनियम। Tb टर्बियम। Dy डिस्प्रोसियम। Ho होल्मियम। Er अर्बियम। Tm थूलियम। Yb इटर्बियम। और लास्ट एलियो इसको बोलेंगे हम लुटेशियम। ये हैं सभी। हो गए सभी। अब देखिए नंबर 57 और 57 से लेके 71 तक, ठीक है, 57 से लेके 71 तक। अब जो लैंथेनम है ये तो डी ब्लॉक का तत्व है, तो इसमें एफ कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, क्यों, है ही डी ब्लॉक का। हमने एफ लिख दिया इनकी सुविधा की दृष्टि से, ठीक है, चाहे यहाँ पे एफ लिखो चाहे नहीं लिखो, क्योंकि कल हमने विन्यास लिखा था इनका। जैसे लैंथेनम का देखा जाए तो अपन ने कल विन्यास इसको छोड़ा था, केवल ये लिखा था 5d1 और 6s2। अब यहाँ पे ये 4f0 लिख दिया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। आगे जो हम लिखेंगे इनकी सुविधा के लिए इसको लिखा है, ठीक है। तो ये तो हो गया डी ब्लॉक का। अब अगला तत्व देखिए सीरियम। तो देखिए जिनोन नोबल गैस कितने आ गए इसमें, 54, एस में 2, 54 और 2 56, एक हो गया डी में 57, और आने वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एफ में। क्लियर, क्योंकि जो एफ ब्लॉक जो लैंथेनाइड तत्व हैं उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में बताया गया है, 4f कक्षक में। अब इनका देखना चाहे तो विन्यास हमने लिखा था कि n-2 f 1 से 14, ये लिखा था नहीं सामान्य बाह्यतम विन्यास। चलो अब लिख के देख लेते हैं। इनका सामान्य बाह्यतम विन्यास होता है n-2, ऊपर लिखता हूं मैं, सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इनका n-2 f 1 से 14 और n-1 d में 0 से 1 और ns2। ये भी याद रखना, काफ़ी बार सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पूछता है। डी ब्लॉक का क्या था, n-1 d 1 से 10 ns2, जबकि ए ब्लॉक का होता है n-2 f 1 से 14 n-1 d 0 से 1 और ns2। अब हमने बताया कि ये 6वें आवर्त से प्रारंभ होते हैं, 7वें तक चलते हैं। अब जो लैंथेनाइड तत्व हैं उनको रखा गया है 6वें आवर्त में, ठीक है। तो n के स्थान पे हम रखेंगे 6, ठीक है। तो 6 में से 2 गए, कितने बचे, 4, तो ये तो हो गया 4f, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे 6, 6 में से 1 गया, कितने बचे, 5, तो यहाँ पे हो गया ये 5d, और लास्ट ns है तो n के स्थान पे 6 का मतलब हो गया फिर 6s। हो गया क्लियर। इस प्रकार से हुआ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए यहाँ पे इसमें आ चुका है एक इलेक्ट्रॉन। अब आगे देखिए, आगे ये थोड़ा ध्यान रखना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही पूछा जाता है सीरियम का, क्योंकि एक तो यहाँ पे सीरियम में डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बाकी देखिए डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है। आगे देखा जाए तो काफ़ी बार गैडोलिनियम का पूछता है, क्योंकि गैडोलिनियम में डी में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये है इसके अर्धपूरित विन्यास के कारण, ठीक है, क्योंकि 4f7 का मतलब f में टोटल इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं, अब 7 आ चुके तो अर्धपूरित विन्यास, जो कैसा है, स्थायी विन्यास। और एक लास्ट में देखा जाए तो जो लुटेशियम है उसके अंदर डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी के डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन। याद कर सकते हो आसानी से। केवल 3 तत्वों को ध्यान में रखना, एक तो सीरियम, एक होता है गैडोलिनियम। इस गैडोलिनियम को तो अवश्य याद रखना, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछते हैं इसके ऊपर। सीरियम,
गैडोलीनियम और लुटेशियम, इन 3 तत्वों के अंदर डी में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, बाकी सभी किस में आएंगे, एफ में। ठीक है, और एस में तो सभी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब आगे देखिए, इनके अलावा जो भी तत्व हैं उनके अंदर डी में 0 इलेक्ट्रॉन है, यानी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखिए अगला नंबर 59 है, तो देखिए जिनॉन 4f3 5d0 6s2। फिर आगे 60 के लिए हो जाएगा जिनॉन 4f4 5d0 6s2। फिर आगे 61 के लिए हो जाएगा जिनॉन 4f5 5d0 6s2। 62 के लिए जिनॉन 4f6 5d0 6s2। 63 के लिए जिनॉन 4f7 5d0 6s2। अब देखिए 64 64 गैडोलीनियम के लिए जिनॉन 4f होना तो चाहिए था 8। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि ये अर्धपूरित स्थायी विन्यास है। ठीक है, तो इस कारण से 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, डी में। तो ये हो गया जिनॉन 4f7 5d1 6s2। आगे देखिए 65 में, अब पूरे इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे, एफ में। डी में 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो ये होगा 4f9 5d0 6s2। फिर यही सीक्वेंस चलेगी आगे। अब यहाँ पे देखिए 70 तक, 70 वाले में क्या है, इट्रवियम में जिनॉन 4f14 5d0 6s2। अब ये f तो पूरा भर चुका है, तो अब अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, डी में जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4f14 5d1 6s2। ये हो गए आपके लेंथेनाइड तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आती है बात इनकी ऑक्सीकरण अवस्था के ऊपर। तो मैंने पहले बताया था कि इन तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +3। अब जो सीरियम है ये +3 के अलावा +4 ऑक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित करता है, जो इसकी स्थायी होती है। क्यों करता है, क्योंकि जब ये 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, देखिए 2 यहाँ से, 1 ये और 1 ये, टोटल कितने, 4 हो गए। और ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिनोन का स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। आगे बात समझें, ये पहले बताई थी कि सीरियम क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा और जिनोन का स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। फिर मैंने आपको बताया था कि एक तो यूरोपियम और एक इट्रिबियम, ये दोनों +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। देखिए एक तो ये रही और एक ये रही, बुक में आपको इनके अलावा भी मिलेंगी, लेकिन मुख्य जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं ये बता दी मैंने। अब ये +2 करेगा, यहाँ पे +2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ से इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, ये तो बोलो 4f7 अर्धपूरित स्थायी विन्यास प्राप्त हुआ। यानी जो यूरोपियम है ये अपने बाह्यतम कोश में से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर 4f7 अर्धपूरित स्थायी विन्यास प्राप्त करता है, जिसके कारण ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। अब लास्ट के अंदर देखिए, जैसे इटरबियम है, ये अगर अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो विन्यास बचेगा 4f14। यानी इटरबियम अपने बाह्यतम कोश में से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर 4f14 पूर्णपूरित स्थायी विन्यास प्राप्त करता है, जिसके कारण यह +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। क्लियर? एक बार फिर से पूरी टेबल को देख लीजिए। क्लियर? अब देखिए आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है लेंथेनाइड संकुचन। इनको तो मैं रहने दे रहा हूं, एक बार जो तत्व हैं ये काम में आएंगे। लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी लेंथेनाइड तत्व हैं इनका आकार लगातार घटता है। अब ये आकार क्यों घटता है, इसे ही बोलते हैं अपन लेंथेनाइड संकुचन।
देखिए डी ब्लॉक में भी परमाणु त्रिज्या निकाली थी, उसमें दो प्रभाव बताए थे, एक तो प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल और दूसरा बताया था परिरक्षण प्रभाव। अब यहाँ पर भी वही चलेंगे कि लैंथेनाइड तत्व हैं उनमें लगातार हम जैसे यहाँ पे देखें ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, प्रोटॉन की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो नाभिक का आकर्षण बल बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक अपनी तरफ खींचेगी, जिसके कारण उसका आकार जितना होना चाहिए था उतना न होकर उससे कुछ छोटा होता है। ठीक है। अब दूसरा है परिरक्षण प्रभाव। अब जो ये लैंथेनाइड तत्व हैं, इन लैंथेनाइड तत्वों के अंदर परिरक्षण प्रभाव है ये नगण्य रहता है। नगण्य क्यों रहता है? देखिए जो डी ब्लॉक तत्व थे उनमें तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ था और यहाँ था, अगर आपको याद है, यानी ये अंदर वाला n-1 में प्रवेश कर रहे थे, डी ब्लॉक में यही हो रहा था। तो ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर क्या लगा रहा? प्रतिकर्षण बल, जिसके कारण इनका आकार है वो बढ़ रहा था, यही हो रहा था प्रतिकर्षण बल के कारण। अब जो ए ब्लॉक तत्व हैं उनमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है n-2, ठीक है, यानी इससे भी अंदर वाले में इसमें प्रवेश करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, यानी अंदर से भी अंदर वाले कोश में। अब यहाँ से प्रवेश करेगा तो ये बाह्यतम कोश है, इससे देखिए इसकी दूरी बहुत अधिक हो गई, बहुत अधिक हो गई तो ये परिरक्षण प्रभाव है ये यहाँ पे क्या हो जाता है? नगण्य। ठीक है, परिरक्षण प्रभाव है ये बहुत ही कम लगता है। तो क्या आकार बढ़ेगा? क्या आकार किसी भी हालत में नहीं बढ़ेगा। केवल कौन सा प्रभाव कार्य कर रहा है यहाँ पे? यहाँ पे केवल कार्य कर रहा है प्रभावी नाभिकीय आवेश, और इस प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण क्या बढ़ रहा है? प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल, और प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ेगा तो इनका आकार है वो लगातार घटता है। ठीक है, तो इन दोनों रीजनों के कारण ही इन तत्वों का आकार घटता है, जिसको बोलते हैं हम लैंथेनाइड संकुचन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आता है काफ़ी बार कि लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है। देखिए जो लैंथेनाइड तत्व हैं उनमें परमाणु क्रमांक लगातार बढ़ने के कारण नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल लगता है और वह अपनी तरफ बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। अतः परमाणु का आकार जितना होना चाहिए था उतना न होके उससे कुछ छोटा हो जाता है। और यहाँ पे जो परिरक्षण प्रभाव है यह होता है नगण्य। नगण्य क्यों होता है? क्योंकि इनमें जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रतिकर्षण लग रहा है वह प्रतिकर्षण नहीं लग पाता। क्यों नहीं लग पाता? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आंतरिक से भी आंतरिक कोश में प्रवेश करते हैं, जिसके कारण परिरक्षण प्रभाव है ये नगण्य रहता है। अर्थात ये आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन हैं ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को परिरक्षित नहीं कर पाते। ठीक है, यानी प्रतिकर्षित नहीं कर पाते, जिसके कारण परिरक्षण प्रभाव क्या हो गया? नगण्य। केवल कौन सा प्रभाव लग रहा है? प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल, और इस प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल के कारण ही इनका आकार लगातार घटता है, और आकार घटने के कारण ही जैसे साइज है ये लगातार डिक्रीज हो रही है, और इस आकार घटने के कारण ही इन्हें बोला जाता है लैंथेनाइड संकुचन। क्लियर? अब देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए परमाणुीय त्रिज्या दे दी, जैसे इनकी परमाणु दे दिया, जैसे आपको मान लीजिए दिया हुआ है कि Tm HO GD और Pr, इनको आकार के घटते क्रम में लिखिए। तो हमें पता है कि इनमें ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आकार क्या होगा? घटेगा। तो सबसे बड़ा किसका होगा? जो सबसे ऊपर है।
तो इनमें देखिए सबसे ऊपर कौन आ रहा है, Pr, ठीक है। इसके बाद में जो हमारे पास में दिए हुए हैं उनमें Gd है, तो इससे कम आकार होगा Gd का। इसके बाद में इससे कम आकार होगा HO होलियम का, और इनमें दिए हुए में सबसे छोटा होगा थूलियम T है। कर सकते हो या नहीं, आसानी से कर सकते हो। अगर मान लीजिए आयनिक त्रिज्या पूछे तो याद रखना परमाणुवीय त्रिज्या भी लगातार घटती है और आयनिक त्रिज्या भी लगातार घटती है। आयनिक त्रिज्या का मतलब जैसे इनके ऊपर रख दिया +3 सभी भी, ये लो, और बोल दिया कि निम्न को उनकी आयनिक त्रिज्या के घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो घटते में करवाएं तो यही हो जाएगा, और बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करवाएं तो हम इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। कर सकते हैं या नहीं आसानी से। तो याद रखना लेंथेनाइड तत्वों का जो आकार है वो लगातार घटता है। अब जो ये लेंथेनाइड संकुचन है इसके कुछ परिणाम हैं। जैसे लेंथेनाइड इस संकुचन के कारण ही जो 4D व 5D हमने श्रेणी पढ़ी थी कल, 3D भी पढ़ी थी, 4D भी पढ़ी थी और 5D भी, यही पढ़ी थी। अब 3D का पहला तत्व कौन था, स्कैंडियम। 5D का पहला तत्व कौन था, वाई था, यही तो था, इट्रियम था। और 5D का पहला तत्व कौन सा था, लेंथेनम। इसके बाद में आ गया था हेफनियम, अगर आपको याद है तो। इसमें था जर्कोनियम, और यहाँ पे क्या आ रहा था, लेंथेनाइड तत्व। तो देखिए अगर वर्ग में देखें, यहाँ वर्ग क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। वर्ग क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ। और हमने आवर्त सारणी पढ़ा है कि वर्ग में हमेशा आकार बढ़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ये तत्व आ रहे हैं आगे से आगे, जैसे एन भी आ गया और भी आगे, जैसे टेंटेलम आ गया। अब इन तत्वों का आकार है वो बढ़ना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि वर्ग में आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो इन तत्वों का आकार बढ़ना चाहिए था, लेकिन इनका आकार बढ़ता नहीं है, लगभग समान रहता है। इसका कारण है, क्वेश्चन आता है कि जर्कोनियम व हेफनियम का आकार लगभग समान होता है, क्यों। तो आंसर क्या होगा, क्योंकि इनके मध्य में लेंथेनाइड तत्व उपस्थित होते हैं जिनमें पाया जाता है लेंथेनाइड संकुचन, अतः आकार बढ़ने की बजाय इनका कम हो जाता है, जिससे इन दोनों तत्वों का आकार लगभग क्या है, समान। आगे इनका आकार भी लगभग समान है, इसका भी यही कारण है, वो लेंथेनाइड संकुचन कि आकार बढ़ना चाहिए था वो बढ़ के घटता है लेंथेनाइड तत्वों का। लेकिन 4D व 5D श्रेणी में इट्रिवियम व लेंथेनम को छोड़कर, इन दोनों तत्वों को छोड़कर सभी का आकार है वो लगभग समान रहता है, ठीक है। इन दोनों तत्वों को छोड़कर सभी का आकार है वो लगभग समान है, ये याद रखना। तो लेंथेनाइड संकुचन के कारण 4D व 5D श्रेणी के जो तत्व हैं, इन 4D व 5D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान होता है। किसको छोड़कर, कौन से तत्वों को छोड़कर, इट्रियम और लेंथेनम को छोड़कर, ये याद रखना। ये अपवाद है यहाँ, क्योंकि इनमें लेंथेनाइड तत्व नहीं आए, लेंथेनम के बाद में आ रहे हैं, तो ये तो यहाँ पे आ रहे हैं, इसके बाद वालों का समान होगा, जबकि इसका तो आकार बढ़ेगा। अब देखिए इनका आकार छोटा होने के कारण ये लेंथेनाइड तत्व हैं, ये परबल अपचायक के रूप में कार्य करते हैं, यानी ये परबल अपचायक होते हैं। एक और इस लेंथेनाइड संकुचन का परिणाम है कि लेंथेनाइड संकुचन के कारण आकार है छोटा,
तो छोटे आकार होने के कारण इन तत्वों को आसानी से फर्तक नहीं किया जा सकता, यानी तत्वों को आसानी से हम अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है। अब इसके अंदर आकार के कारण एक और देखिए, सहसंयोजी गुण, बहुत ही अच्छा टॉपिक है इसका। लैंथेनाइड संकुचन का ये एक और परिणाम क्या, सहसंयोजी गुण। तो देखिए जो सहसंयोजी गुण है या सहसंयोजी प्रकृति, वो व्युत्क्रमानुपाती होती है आकार के, यानी आकार जितना कम होगा उतने ही सहसंयोजी गुण बढ़ेंगे। ठीक है। और आकार जितना अधिक होगा उतने ही सहसंयोजी गुण हैं वो कम होंगे। अब इसका प्रभाव पड़ता है इनकी एक क्षारीय प्रकृति के ऊपर। ठीक है। इनकी एक क्षारीय प्रकृति, जो भी लैंथेनाइड तत्व हैं उनकी एक क्षारीय प्रकृति लगातार घटती है। अब क्षारीय प्रकृति क्यों घटती है, क्योंकि लैंथेनाइड तत्व हैं, उन लैंथेनाइड तत्वों का आकार है वो लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। अब आकार घट रहा है तो सहसंयोजी गुण क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब देखिए जैसे ये है एम, क्षारीय प्रकृति का मतलब जो आसानी से OH त्याग दे वो तो प्रबल क्षार, और जो आसानी से न त्यागे वो क्या होगा, दुर्बल क्षार। ठीक है। अब देखिए इनके अंदर जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो इनका आकार घटेगा। ये बंद होगा प्रबल, प्रबल होगा तो ये आसानी से नहीं त्यागेंगे। तो याद रखना, लैंथेनाइड तत्वों के अंदर ऊपर से नीचे जाने पर या इनकी जो हम देखेंगे सीक्वेंस, उसके आधार पे इनका आकार लगातार घटने के कारण इनकी एक क्षारीय प्रकृति भी है वो लगातार घटती है। कहने का मतलब सीरियम से एल्यूलुटेशियम तक ये सीक्वेंस याद रखना आप, तो क्षारीय प्रवृत्ति घटती है। ठीक है। सीरियम से लुटेशियम तक लगातार इनकी एक क्षारीय जो प्रवृत्ति है वो घटती है। अब देखिए इसमें जैसे मान लीजिए आपको कोई एक क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए जैसे सीरियम हाइड्रोक्साइड और एक प्रोमेथियम हाइड्रोक्साइड, गैडोलिनियम हाइड्रोक्साइड ये दिए हुए हैं, और एक दे दिया जैसे मान लीजिए लुटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसा क्वेश्चन होगा और पूछेगा कि निम्न हाइड्रोक्साइडों को उनकी एक क्षारीय प्रवृत्ति के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन होगा कि निम्न हाइड्रोक्साइड को उनकी एक क्षारीय प्रवृत्ति के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमें एक ही की पॉइंट याद रखना है कि लैंथेनाइड तत्वों में एक क्षारीय प्रकृति है वो लगातार घटती है। तो इसमें सीरियम क्या आता है सबसे ऊपर, तो इसकी एक क्षारीय प्रवृत्ति क्या होगी, सबसे अधिक होगी। इनके बाद में ये आ रहा है इसकी इससे कम, फिर ये आ रहा है इसकी इससे कम, और सबसे नीचे लास्ट में ये आ रहा है तो इसकी सबसे कम हो। याद एक ही की पॉइंट रखना है कि इनकी एक क्षारीय प्रवृत्ति है वो लगातार घटती है। तो कर सकते हो आसानी से। परमाणुीय त्रिज्या पूछे, परमाणु देखें तो परमाणुीय त्रिज्या लगातार घटती है, आयनिक त्रिज्या लगातार घटती है, क्षारीय प्रवृत्ति भी लगातार घटती है, और सहसंयोजी गुण हैं ये आकार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी आकार जितना कम होगा उतने ही सहसंयोजी गुण अधिक होंगे। तो आकार कम, लैंथेनाइड तत्वों में आकार क्या होता है, घटता है, तो सहसंयोजी गुण इनके बढ़ेंगे, बाकी सभी क्या होते हैं, घटते हैं। ठीक है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त।